माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा भी आपने थंबनेल पर देखा है, आज का जो टॉपिक है वो है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पहले कीमत लॉज देखी है, आय लॉज देखी है, तो इसी प्रकार से जो है ना व्यय विधि भी है, फिर जो है बिंदु विधि भी है और चाप लॉज विधि भी है। तो यहाँ पर जो है लॉज को मापने के लिए जो विधि बनाई गई है उनको फोकस करेंगे और उनको देख रहे हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है मांग की लॉज को मापने की कुल व्यय विधि। जैसा भी आपने देखा है थंबनेल के ऊपर, मांग की लॉज को मापने की क्या है, कुल व्यय विधि। तो कुल व्यय की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यानी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण से कुल व्यय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है या फिर समान बना रहता है। तो व्यय की तरफ फोकस किया जाएगा इसके अंदर, और इसमें भी वही तीन बात रहेगी। इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये पोजीशन जो है तीनों की तीनों कब आती हैं, कैसे आती हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुल व्यय विधि की। तो कुल व्यय विधि जो है डॉक्टर मार्शल्स ने कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किया। सबसे पहले मार्शल्स आए और इस विधि के अनुसार मांग की लॉज के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है। बात तो वही है जो हमने डिस्कस की है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है और किस दिशा में होता है। इस बात से हम लोग अनुमान लगाएंगे कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किया किसने किया, मार्शल्स ने किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट, जब इक्वल टू 1 होती है तब तो वो कौन से एक्सपेंडिचर्स को शो करता है। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है या फिर अधिक होती है, कम होने पर या अधिक होने पर कुल व्यय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 है, अकॉर्डिंग टू व्यय विधि के द्वारा। ठीक है, व्यय विधि के द्वारा जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है या फिर अधिक होती है तो कुल व्यय के ऊपर जब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस स्थिति में जो हमारी कुल व्यय विधि के अकॉर्डिंग जो लॉज रहती है वो क्या रहती है, इक्वल टू 1। देखिए, इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा एक टेबल के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टेबल दिखाई गई है इसके अंदर हमने ये लिया है प्राइस, ठीक है, और ये क्वांटिटी लिया है, ये एक्सपेंडिचर लिया है। अब स्टार्टिंग की जो प्राइस है अपने पास में वो है 2 रुपये। जब प्राइस 2 रुपये की होती है, जब कीमत जो है 2 रुपये होती है तो क्या होता है, जब कीमत 2 रुपये होती है तो क्वांटिटी कितनी लेता है, 4 लेता है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो रहता है वो कितना रहता है, 8 रहता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस 2 से अगर बढ़ जाए, यानी कि 2 से 4 रुपये हो जाए, तो कुल व्यय जो है क्या बोलते हैं, क्वांटिटी उस पोजीशंस में क्या करता है, 2 लेता है, और कुल व्यय कितना रहता है, 8 रहता है। ठीक है, ऐसे ही प्राइस जो है 2 से कम हो जाती है, यानी कि 1 हो जाती है, तो कुल क्वांटिटी जो है, यानी जो क्वांटिटी लेता है तब वो 8 लेता है। तो इस पोजीशन में भी क्या होता है, कुल व्यय जो है वो 8 बना रहता है। ठीक है, यानी ये जो टेबल है हमने इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि प्राइस के कम होने पर प्राइस यहाँ पर कम हो जाती है, यहाँ पर प्राइस बढ़ जाती है। इस प्राइस के बढ़ने का या घटने का कुल व्यय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल समान बना रहता है, इक्वल बना रहता है। ठीक है, तो ये पोजीशन दिखाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 है। जब कीमत में कमी होने पर या वृद्धि होने पर कुल व्यय में, यानी जो एक्सपेंडिचर्स है, कुल व्यय के अंदर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, तो इस पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जब कीमत कम होती है, जब कीमत कम होती है तो कुल व्यय क्या होता है, बढ़ जाता है, या कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय घट जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कीमत तथा कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशंस होता है। तो इस प्रकार की जब पोजीशन शो हो, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है और कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, यानी कि जो रिलेशंस है
वो विपरीत है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशंस है। तो ये नेगेटिव रिलेशंस क्या शो करता है, ये दिखाता है लॉस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है माय डियर। यानी लॉस जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाएगा। देखिए टेबल हमने जो डिजाइन की गई है, अब यहाँ पर जो है प्राइस जो है, पहली प्राइस अपने पास में 2 है और क्वांटिटी 4 लेता है, कुल जो एक्सपेंडिचर है अपना वो एक्सपेंडिचर कितना है, 8 है। जैसे ही प्राइस 2 से बढ़ करके 4 हो जाती है, ठीक है, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी कितनी लेता है, 4 के स्थान पर 1 लेता है, तो कुल व्यय कितना होता है, 4 होता है। पहले कितना होता था, 8 होता था, अब कितना होता है, 4 होता है। क्या हुआ, प्राइस 2 की बजाय बढ़ गई है, लेकिन एक्सपेंडिचर्स क्या हो गया, घट गया है, नेगेटिव आ गया है। यानी कि मतलब क्या है कि इनका रिलेशन जो है वो नेगेटिव है। प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर्स घटता है। दूसरी दिशा में देखिए, अगर हम लोग 2 की बजाय प्राइस जो है 1 कर देते हैं, यानी कि प्राइस जो है डाउन आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो कुल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, यानी कि 8 की बजाय 10 हो जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत जब कम होती है तो कुल व्यय जो है हमारा बढ़ जाता है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय जो है वो घट जाता है। तो ये पोजीशन दिखाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन 1 होती है, अकॉर्डिंग टू कुल व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा जो हमारी लॉस मापी जाती है, तो वो ये टेबल दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, जब हमारी जो लॉस रहती है वो क्या रहती है, लेस देन 1 रहती है, तो वो कौन सी पोजीशन होती है, क्या दिखाता है उसके अंदर। देखिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जब कीमत बढ़ती है, कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो कुल व्यय भी क्या होता है, बढ़ता है, और जब कीमत घटती है तो कुल व्यय भी घटता है। जब ऐसी पोजीशन होती है तो हमारी जो लॉस रहती है वो लेस देन 1 रहती है। देखिए टेबल के अंदर आइए आप लोग, पहली जो प्राइस है क्या है, 2 रुपये है, क्वांटिटी 3 ले रहा है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा कितना हुआ, 6 रुपये हुआ। लेकिन अब 2 से कीमत जो है बढ़ करके कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। कीमत क्या हो गई, बढ़ गई है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 6 था, अब कितना हो गया है, 8 हो गया है। यानी कि जो कुल व्यय है वो कीमत के बढ़ने पर बढ़ गया है, ठीक है। दूसरी दिशा में देखते हैं, जब 2 रुपये की कीमत थी तब 6 लेता था, लेकिन अब कीमत जो है 2 से घट करके 1 हो गई है, तो यहाँ पर कुल एक्सपेंडिचर जो है वो 6 की बजाय जो है ना 4 हो गया है। क्या दिखा रहा है इसके अंदर इसके अंदर दिखा रहा है कि जब कीमत बढ़ती है ना तो कुल व्यय भी बढ़ जाता है, और जब कीमत घटती है तो कुल व्यय भी घट जाता है। तो ये जो दिखाएगा हमारा इक्वल टू नहीं, लेस देन 1। जब हमारी लॉस जो होगी लेस देन 1 होगी, तो उस पोजीशन में जो है ना जो प्राइस का और एक्सपेंडिचर का रिलेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जिस दिशा में मतलब जो है प्राइस बढ़ती है या घटती है, उसी दिशा में हमारा एक्सपेंडिचर भी घटता है बढ़ता है, तो वो दिखाएगा लेस देन 1। तो ये थी हमारी कुल व्यय विधि के अकॉर्डिंग जो लॉस मापी जाती है, इक्वल टू 1 कब होती है और लेस देन 1 कब होती है, या फिर ग्रेटर देन 1 कब होती है। तो यहाँ जो हमारी इक्वल टू 1 रहती है उसको तो हमें पता ही है, वो तो यूनिट होती है, इकाई लॉस होती है, और जो ग्रेटर देन 1 होती है वो लॉसदार होती है, ठीक है। और जो लेस देन 1 रहती है वो क्या रहती है, बेलॉसदार रहती है। इनके ये नाम आप लोग समझ सकते हैं, इन नामों से भी ये जाने जाते हैं। तो ये था हमारा मांग की लॉस मापने की जो कुल व्यय विधि है वो।